नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे लेट अस नाउन द सब्सटेंस, आओ पदार्थों को जानें, यानी पदार्थों का वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आज। और आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 6 के 5th चैप्टर तक। कौन सा चैप्टर है? 5वां, और वीडियो भी 5वां है। सीरीज शुरू कर रखी है आरबीएससी जो एनालिसिस है क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के लिए। देखिए, इसमें बात कर रहे थे अपने पदार्थों का वर्गीकरण एवं अवस्थाएं, और फिर पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु, फिर पढ़ेंगे तत्व और यौगिक और मिश्रण के बारे में। सबसे पहले पदार्थों का जो वर्गीकरण की अवस्थाएं है उसके बारे में हम चर्चा करें तो हमारे आसपास दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं जैसे पत्थर, जल, कागज, शक्कर, टेबल, प्लास्टिक, मिट्टी आदि को देखते हैं। ये वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है, ठीक है, यानी निर्मित है। देखते हैं पदार्थ क्या है, इसकी क्या उचित डेफिनेशन हम दे सकते हैं। तो देखो, हमारे आसपास की अनेक वस्तुएं जिनमें भार होता है, स्थान घेरती है, उन्हें पदार्थ कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। देखो, एक तो होता है द्रव्य और एक होता है द्रव, दोनों में अंतर है। द्रव्य एक पदार्थ को कहते हैं और द्रव जो है वो द्रव्य की एक अवस्था है। आगे प्रश्न आता है, क्या सभी पदार्थ एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। तो आगे चर्चा करते हैं अपने सॉरी। देखो, पदार्थों के वर्गीकरण की बात करें तो भौतिक आधार के संरचना के आधार पे, भौतिक संरचना के आधार पे देखें तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, यहाँ पे 4 अवस्थाएं दी हुई है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन सामान्यतः मिलती कितनी है आपको? 3 अवस्थाएं मिलती है। 5वीं अवस्था यहाँ पे नहीं लिख रखी है, मैं लिख देता हूँ। 5वीं होती है BEC होती है। पहली आपकी सॉलिड होगी, दूसरी द्रव होगी, तीसरी गैस होगी, चौथी प्लाज्मा और 5वीं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ये 5वीं अवस्था होती है। चौथी और 5वीं विशेष अवस्थाओं में ही मिलती है, जबकि ये तीनों आप सामान्यतः देखते हो। जैसे ठोस के रूप में लकड़ी है, आपकी कागज़ है, ये सारे ठोस हैं। जैसे द्रव जितने भी है, पानी हो गया, आपके दूध हो गया, घी, तेल जो भी है। घी जो है वो ठोस भी हो सकता है। गैस आप कहते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आप ऑक्सीजन लेते हो वो गैस है, नाइट्रोजन गैस है, बहुत सारी गैसें होती है। तो ये गैस की अवस्था होगी। आगे है रासायनिक संरचना के आधार पे हम बात करें, पदार्थों का वर्गीकरण करें तो ये तत्व होता है, यौगिक होता है और मिश्रण होता है। 3 प्रकार का होता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थों के अलग अलग रूप ही पदार्थ की क्या कहलाती है? अवस्थाएं। यानी जो रूप है, रूप को ही क्या कहा जाता है? अवस्था कहा जाता है। ठीक है जी। अब पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो ठोस सबसे पहले बात करें। आपने विद्यालय पर, घर पर या विद्यालय पर पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक, लोहे की वस्तुएं, कुर्सी, लकड़ी का गुटका देखा होगा। इन पदार्थों का, वस्तुओं के कणों का आकार, आयतन कैसा होता है? इनको दबाने पे क्या होता है? तो देखो, दबाने पे नहीं दबाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको परिभाषा मिलेगी कि लकड़ी का गुटका और लोहे का गोलक दबाने से नहीं दबता। ठोस की, देखो यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, ठोस की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस में कण अत्यधिक क्या होते हैं? पास पास होते हैं। जैसे ये देखो, ये एग्जाम्पल दिखा रखा है, ये आपको जितने एग्जाम्पल दिखाए ये सारे के सारे ठोस है, और इस तरह से इसके कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। ये ठोस की क्या होगी जी? डेफिनेशन होगी। आगे द्रव की हम बात करते हैं तो द्रव जो है, दूध, शरबत, जल इत्यादि पिया होगा हमने। हम जब हम पानी से भरी बोतल के जल को गिलास में डालते हैं तो जल की आकृति गिलास जैसी हो जाती है। कटोरी, लोटा, मटका, गिलास आदि के रूप डलता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार या आकृति निश्चित नहीं होते, कण थोड़े थोड़े दूर होते हैं। द्रव बह सकता है, फैलता है, एक पात्र से दूसरे पात्र में उड़ेला जा सकता है। तो ये आपको दिखा रखा है एग्जाम्पल, ये कण थोड़े थोड़े दूर है ठोस से। तो ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित है लेकिन आयतन निश्चित नहीं है, क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं, लिक्विड कहलाते हैं। आगे बात आती है गैस की। तो गुब्बारे को फूंक मारकर भरिए और धागे से बांधिए। आप देखेंगे हवा गुब्बारे में आकार ले लेती है, हवा गुब्बारे का आकार ले लेती है, और धीरे धीरे खोलिए। धागा खोलने पर हवा बाहर निकल जाएगी और वायुमंडल में अदृश्य हो जाएगी। देखो, इनके जो कण है, जो द्रव था, उनसे भी क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। गैस पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। तो आप क्या क्या कह सकते हो? हमारे वातावरण में वायु, हवा होती है जो कि गैसों का मिश्रण है ना। तो याद रखना, जो हवा है वो क्या है? गैसों का मिश्रण है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वायु है, मिश्रण है। वायु में दिखाई नहीं देती, हवा बहती है और इसे महसूस कर सकते हैं। घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है।
इस पर गाड़ी का धुआं, इत्र की खुशबू, ये सारी चीज़ें फैलती है। गैस का कार्य, आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं, दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, और कण अत्यधिक दूर दूर होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं यानी अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाती है। ठीक है जी। आगे बात करें तो अवस्था का क्या होता है जी, परिवर्तन कर सकते हैं, अवस्था परिवर्तित हो सकती है। जैसे ठोस है, ठोस को 0 से ऊपर गर्म करोगे तो द्रव में बदलेगा, द्रव को 100 से ऊपर गर्म करोगे तो गैस में बदलेगी, ठीक है ना। और इसको ठंडा करोगे 100 से नीचे द्रव में, इस तरह से ये चेंजमेंट आप कर सकते हो। याद रखें कि ये जो आप ठोस को किस में बदल रहे हो, द्रव में, तो ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो ताप दिया जाता है उस ताप को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। याद रखना इस बात को, क्या कहते हैं, गलनांक कहा जाता है। और अगर आपको पूछे द्रव को गैस में बदलने के लिए दिया गया ताप क्या कहलाता है, तो द्रव से गैस में बदलने के लिए दिया गया ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, कितना होता है जी, 100 डिग्री होता है। और गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चीज़ भी आप याद रखें। आगे प्लाज्मा पदार्थ की यह अवस्था वास्तव में संतृप्त गैसीय अवस्था मानी जाती है। यह अवस्था गर्म आयनित पदार्थ के रूप में पाई जाती है। सूर्य, तारों, ट्यूबलाइट, टीवी की पिक्चर ट्यूब आदि में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। इस अवस्था पर शोध कार्य जारी है, इसके बारे में अगली कक्षाओं में अपने अध्ययन करेंगे। ये एक भी साइड में अपने दे रखा है, महर्षि कणाद के बारे में अपने पढ़ते हैं थोड़ा सा, पहले यही पढ़ लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो देखो क्या लिखा है, वैदिक काल के एक महान दार्शनिक है महर्षि कणाद द्वारा रचित वैश्विक सूत्र एक बुक है, पश्चिम के वैज्ञानिकों के लिए एक परमाणु भौतिकी की आधारभूत भूमि है। आपने वैश्विक दर्शन में परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने यह अवधारणा दी कि परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। इन्होंने तंडुल कणों को खाकर तपस्या की और दर्शन रचना की, इसी के नाम पर इनका नाम कणाद था। कण अणु के सिद्धांत के प्रवर्त होने से यह कणाद कहे गए। महर्षि कणाद की अवधारणा जॉन डाल्टन, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया, ने भी लगभग 2500 वर्ष पुरानी है। तो सबसे पहले जो परमाणु के बारे में बताने वाला बंदा जो था ना, वो कौन थे, महर्षि कणाद थे, जो कि भारत के क्या थे, वैज्ञानिक नहीं थे, वो क्या थे, दार्शनिक थे। क्या थे, दार्शनिक। याद रखें, हमने पदार्थ व उसकी अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। पदार्थ किन किन से मिलकर बना है, सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। क्या आपने सोचा कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण कैसा होगा, इसे क्या कहते हैं, उनकी संरचना कैसी है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, हजारों वर्ष पूर्व पदार्थ के सूक्ष्म अविभाज्य कण को परमाणु कहा गया। हजारों वर्ष पहले जो सूक्ष्म अविभाज्य कण है उसको क्या कहा गया, परमाणु। आंखों से यह सूक्ष्म कण दिखाई नहीं देता। वैज्ञानिकों द्वारा निरंतर खोज होती रही। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में क्या किया, काम किया। तो देखो यहाँ डेफिनेशन मिल गई आपको परमाणु की। अगर प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है तथा पदार्थ परमाणु की मूलभूत इकाई, मूलभूत क्या मतलब, संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई। और क्रियात्मक इकाई किसको कह सकते हो आप, परमाणु को, किसका, पदार्थ का। ठीक है। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटिस ने भी पदार्थ के सूक्ष्म अविभाज्य कण के बारे में कण को क्या कहा, परमाणु क्या। देखो सबसे पहले कौन आए, ग्रीक दार्शनिक नहीं आए थे, सबसे पहले आए थे भारत के कौन, कणाद आए थे, महर्षि कणाद। उसके बाद में नंबर 2 पे ग्रीक दार्शनिक कौन आए, डेमोक्रेटिस। देखो इसमें क्या, ए एटम कैसे लिखते हैं, एटीओम, एटम नाम दिया था। इन्होंने परमाणु शब्द का यूज नहीं किया था, इन्होंने एटम शब्द का यूज किया था। किसने, डेमोक्रेटिस ने एटम कहा था। ए का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे इसको दो भागों में तोड़ लिया गया है, एक तो ए हो गया और एक टम हो गया। ए को तो क्या बोला, कैन नॉट, और टॉम का मतलब कट, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे एटम कहते हैं। ठीक है। तो परमाणु के मुख्य रूप से 3 मूल कण होते हैं, याद रखिए। परमाणु में कितने कण होते हैं, 3। एक होता है प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। और एक प्रोटॉन में कितना आवेश होता है, प्लस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन में माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम होता है। साधारणतः जो आपका परमाणु है वो क्या होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। क्या होता है, उदासीन प्रकृति का। देखो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये साइड में दिखा रखी है। परमाणु की संरचना 2 भाग होते हैं, एक तो नाभिक जिसको आंतरिक भाग कहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक कक्ष यानी बाहरी भाग। नाभिक में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाहर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। परमाणु के केंद्रीय भाग
परमाणु के केंद्रीय भाग या आंतरिक भाग को नाभिक कहते हैं। इसमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन या धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन या कण उदासीन होता है। परमाणु के बाह्य कक्ष में ऋण आवेश कण पाए जाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो अधिकांश स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा जिसे पदार्थ के गुण मौजूद रहते हैं। परमाणु सबसे छोटा कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जो कि परमाणु जो है सबसे छोटा कण है और गुण मौजूद होते हैं, जिसमें पदार्थ के सारे गुण मौजूद होते हैं। अगला जो डेफिनेशन आता है वो आता है अणु का। इसका आता है जी, अणु का आता है। देखो यहाँ लिख रखा है अणु मॉलिक्यूल। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। जब दो या दो से ज्यादा क्या मिल जाए? परमाणु, तब वो क्या बन जाएगा? अणु। हाइड्रोजन के दो समान परमाणु आपस में संयोग कर हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन परमाणु दोनों मिल गए तो H2 बनाएंगे। ये H2 क्या है? आपका अणु है। ये हाइड्रोजन का क्या होगा? अणु। ऑक्सीजन था हाइड्रोजन का। जल कैसे बनता है? हाइड्रोजन के दो होते हैं और एक ऑक्सीजन का, तो क्या बन गया? H2O। ये भी क्या है? आपका अणु है। ये भी क्या है? अणु। अणु जो होता है उसके अंदर क्या हो सकते हैं? समान या असमान परमाणु हो सकते हैं। हो सकता है कि सभी परमाणु समान हो सकता है सभी परमाणु असमान हो। असमान का मतलब अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जल के अंदर अलग अलग है दोनों, और हाइड्रोजन में दोनों क्या है? एक जैसी है। संयोग कर जल ऑक्सीजन का परमाणु हाइड्रोजन, ये बता ही दिया आपको। तो इसमें क्या है? परमाणु या परमाणुओं का समूह जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। तो सबसे सूक्ष्म या छोटी इकाई जो स्वतंत्र रूप में रह सकती है, जो क्या रह सकती है? जो स्वतंत्र रह सकती है, वो कौन सी इकाई है? वो याद रखना, कौन है? अणु है। सबसे छोटी कौन है? अणु, जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। आगे है तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। बात करते हैं। आपने आसपास अनेक पदार्थों को देखा या अनुभव किया, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, शक्कर, नमक, जल, वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पीतल। इन पदार्थों में कुछ तत्व यौगिक और कुछ मिश्रण है। जैसे तत्व शुद्ध तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना आदि एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, इन्हें तत्व कहते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। तत्व के अन्य उदाहरण कार्बन, सल्फर, चांदी, ये सभी के सभी एग्जाम्पल है। तत्व में एक ही प्रकार के क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। जो तत्व होता है उसमें एक ही प्रकार के क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। रसायन की भाषा में देखो, हमें गणित में जोड़ने, घटाने, गुणा, त्रिभुज बनाने आदि सबके लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह गणनाओं को व्यक्त करने के लिए संक्षिप्त रूप होते हैं। चिन्हों का प्रयोग केवल गणित में ही नहीं, रसायन विज्ञान में भी किया जाता है। रसायन विज्ञान में तत्वों को व्यक्त करने के प्रतीक का उपयोग किया जाता है। अब 118 तत्व इनके बने लाखों यौगिक खोजे जा चुके हैं, इसलिए रसायन विज्ञान में प्रतीक का प्रयोग अनिवार्य है एवं महत्वपूर्ण है। प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के 1, 2 या 3 अक्षरों से दर्शाया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, हाइड्रोजन है, कार्बन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है, गोल्ड को स्वर्ण भी बोल सकते हो, एल्यूमिनियम है, ब्रोमीन, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, आयरन, चांदी, पारा यानी मरकरी और कोबाल्ट। ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल, ये प्रतीक का हमेशा याद रखना। पहला फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा जी? कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। और सेकंड लेटर हमेशा क्या होगा? स्मॉल होगा। क्या होगा? स्मॉल। बेसिकली दो ही लेटर लिए जाते हैं ऑलमोस्ट। तो पहला कैपिटल होगा और दूसरा क्या होगा जी? स्मॉल होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम किसके? यौगिक की बात करते हैं, कंपाउंड की बात करते हैं। देखो, दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होने पर जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे शक्कर, कान, चूना, नमक, खाने का सोडा, साबुन, ये सारी चीज़ें। देखो, जैसे मैंने कहा कि जैसे आपने क्या बनाया? H2O बनाया। ठीक है, H2O बनाया। H2O क्या था? आपका अणु था। क्या था? अणु था। और ये क्या है? यौगिक भी है। क्या है? यौगिक भी है, क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा क्या है? परमाणुओं से मिलके बना है। ठीक है, निश्चित अनुपात में। लेकिन जैसे मैंने कहा H2 कहा, H2 क्या है आपका? H2 आपका अणु है। लेकिन क्या ये यौगिक है? नहीं है। इसमें एक ही प्रकार के, दो या दो से ज़्यादा नहीं है, एक ही प्रकार का है। तो ये क्या हो जाएगा? जिसमें एक ही प्रकार का होता है उसे तो तत्व कहते हैं, और जब अलग अलग आ जाते हैं तब उसे हम क्या कहेंगे? अणु कहेंगे।
जैसे एग्जांपल दे रखे हैं यौगिक के जल हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। तो ये सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दो या हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको। तो ये अलग अलग जब आपके मिल जाएंगे, दो या दो से ज़्यादा आपके तत्व मिल जाते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं। आगे देखिएगा, यौगिक बनाते समय कोई परमाणु एक निश्चित संख्या में अन्य परमाणु से संयोग करते हैं। परमाणुओं की संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता यानी कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, तो ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता। आगे मिश्रण, आपने कई वस्तुएं जैसे पीतल, स्टील, बर्तन, वायु, कांच, पत्थर आदि देखा होगा। क्या ये सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है? नहीं, ये वस्तुएं दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनती है। देखो, निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे तब तो वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। लेकिन निश्चित अनुपात में नहीं मिल रहा है तब वो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। यानी इसमें कोई फिक्स नहीं है। शरबत बनाते हो, हवा है, रेत है, ये सारे के सारे मिश्रण के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि शरबत में कोई फिक्स थोड़ी है भाई, एक अणु उसका जुड़ेगा, एक अणु, जितना मर्जी पानी डाल लो, मीठा डाल लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे अपने बोस जी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। सत्येंद्र नाथ जी बोस, देखो सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 कलकत्ता में हुआ। उन्हें सांख्यिकी यांत्रिकी यानी कि स्टैटिकल मैकेनिक्स जो है का प्रणेता कहा जाता है। सत्येंद्र नाथ बोस के अनुसंधान कार्य और वैज्ञानिक एनरिको फर्मी द्वारा किए गए विकास से ही भौतिकी के मूल कणों को दो भागों में व्यक्त करना संभव हुआ। इसी खोज ने इन कणों को बोस के नाम से बोसोन व फर्मी के नाम पर फर्मियोन का, ठीक है ना। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ने इन्हें मेघनाथ साहा स्मारक स्वर्ण पदक सम्मान प्रदान किया था। सन 1954 में इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से अलंकृत किया। बोस द्वारा विकसित किए गए सिद्धांत को प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन द्वारा प्रकाशित करवाया। इस सिद्धांत को बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है। देखो, खोज तो बोस जी ने की थी, लेकिन प्रकाशित किसने करवाई, आइंस्टीन ने करवाई। आइंस्टीन के इस दिशा निर्देश पर सत्येंद्र नाथ बोस ने बोस आइंस्टीन संघनन नाम पांचवी अवस्था बताई, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। इसी कारण इन्हें भारतीय आइंस्टीन कहना उपयुक्त है। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए भारतीय आइंस्टाइन किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, सत्येंद्र नाथ बोस को कहते हैं, या SN बोस को कहते हैं, SN बोस को कहता है। इन्हीं के नाम पे पांचवी अवस्था मैंने बताई थी ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसन या बोस आइंस्टीन संघनन बोल सकते हो, जिसको शॉर्ट में BEC कहते हैं। पहली अवस्था कौन सी, ठोस है, दूसरी द्रव है, तीसरी गैस है, चौथी कौन सी है जी, प्लाज्मा है, पांचवी BEC है। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो इस तरह से आज का अपना जो 5वां चैप्टर है वो क्या हो जाता है जी, कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से आपका रिव्यू है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, या इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हो। वस्तु जिनमें भार होता है, स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। भौतिक संरचना के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था होती है। रासायनिक संरचना के आधार पर तत्व होता है, यौगिक और मिश्रण होता है। ठोस पदार्थ की आकृति, आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। गैस पदार्थ की आकृति व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। परमाणु के बाह्य व आंतरिक दो भाग होते हैं। आंतरिक भाग में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तत्वों में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु का वह समूह जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होने पर बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो इस तरह से अपना ये जो चैप्टर है 5वां कंप्लीट होता है। ओके, गैसीय अवस्था में होता है कौन, निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, भार निश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो गैसीय अवस्था में दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। परमाणु के बाह्य भाग में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होता है। ये दोनों तो कहाँ होते हैं, आंतरिक भाग में, इलेक्ट्रॉन बाह्य होते हैं। एक प्रकार के परमाणु से बना हुआ क्या होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है, तत्व होता है, मिश्र धातु होती है। तो तत्व होता है, देखो मिश्र धातु अभी तक आपके नहीं आई है, मैं बता देता हूँ। दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर एक समांगी मिश्रण बनता है। या सीधा ही बोल सकते हैं, दो धातुओं से मिलकर बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु। देखो मिश्रण बनता है तो भैया उसमें कोई फिक्स थोड़ी होता है, सीधी सी बात है। आगे शक्कर, नमक, कांच, प्लास्टिक होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है। देखो नमक, कांच मिश्रण है, ये सारे के सारे क्या है, मिश्रण है, यौगिक है नहीं है। आगे ये आप कहाँ, ये वाला क्वेश्चन आपके आ सकता है, क्योंकि कॉलम वाला आ सकता है, खालिस्तान तो अपने आते ही नहीं है।
लोहा, नमक, शरबत, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, नमक क्या है, शरबत क्या है, लोहा क्या है ना। ये आप बता सकते हो कौन सा परमाणु है, कौन सा मिश्रण है, कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक है। नमक का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा क्या बन गया जी, क्या बन गया जी, घुमा के लाऊंगा मैं यहाँ पे यौगिक के पास में, ठीक है ना। इस तरह से आप कर सकते हो। शरबत क्या हो गया जी, आपका मिश्रण हो गया जी। शरबत क्या हो गया जी, मिश्रण हो गया। लोहा क्या हो गया जी, लोहा हो गया जी, परमाणु हो गया, सॉरी तत्व हो गया, परमाणु नहीं हो गया, तत्व हो गया। ये क्या हो गया जी, तत्व हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ये क्या है जी, परमाणु है। यानी कि पहले का जो आएगा वो सी आएगा, दूसरे का जो आएगा वो बी आएगा, तीसरे का जो आएगा वो, सॉरी दूसरे का बी नहीं आएगा, दूसरे का सी आएगा, दूसरे का क्या आएगा सी, तीसरे का बी आएगा। मैं कर क्या रहा हूँ भैया, हैं? एक मिनट रिपीट कर रहा हूँ वापस से, आप देखिएगा। लोहा क्या है, लोहा आपका तत्व है, यानी पहले का क्या आएगा जी, सी आएगा। दूसरे का क्या आएगा जी, दूसरा है नमक, नमक क्या है, मिश्रण है, यानी कि बी आएगा। तीसरा क्या है, शरबत, शरबत है, मिश्रण है। अभी फिर से गड़बड़ हो गया भैया, इसका बी आएगा। अच्छा, फिर चौथे का क्या आएगा, ए आएगा। अब क्या बच गया, डी बच गया। डी किसका था, यौगिक, यौगिक कौन सा है, नमक है। नमक कौन सा है, बी, ये बी नहीं आएगा, यहाँ डी आएगा, डी की जगह बी बोल रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।